नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम हैं मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी के क्षेत्र में मक्का कहा जाता है। यहां पर सारे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आज हमारे साथ में एक सीनियर भैया हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उनसे कि आखिर में क्यों हिंदी माध्यम का जो ग्राफ है दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम प्रभात पटेल है। आपका शुभ नाम भैया? धीरज। आपका शुभ नाम भैया? रोहित रंजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन भैया मेरा आप तीनों से ये है कि आप क्या सोचते हैं उस बारे में कि फिलहाल में जो रिजल्ट आया वो कैसा आया है? देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करना चाहेंगे 2011 से पहले का। 2011 से पहले क्या हुआ करता था मुखर्जी नगर में, जो भी बच्चे यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए आते थे उसको कोचिंग में प्री का अलग से और मेंस का अलग से फाउंडेशन बेस दिया जाता था। लेकिन आज के हाल में आप अगर मुखर्जी नगर में देखिएगा तो कोचिंग नहीं रह गया है, इंडस्ट्री के रूप में बदल गया है। प्री कम मेंस ज़्यादा वाला बात है। प्री पढ़ाया ही नहीं जाता। मैक्सिमम आप हिंदी मीडियम के बच्चे को देखिएगा, प्री ही नहीं पास कर पाता है। इस बार का आप रिजल्ट देखिए, प्री पास ही नहीं कर पाया। और जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से प्री पास किया है उसका मेंस में सिलेक्शन का रेशियो उसके तुलना में अधिक है, बस प्री पास ही नहीं कर पाया। मेन सबसे दिक्कत रिजल्ट गड़बड़ाने का यही है। कोचिंग इंडस्ट्री जो है पूरा बिजनेस रूप में यहाँ पर चल रहा है, जो स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर चुका है। भैया आप क्या मतभेद रखना चाहेंगे इस बारे में? मेरा भी सेम यही है। कोचिंग वाले को थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। प्री के लिए भी अलग से मतलब फोकस करना पड़ेगा उसी। और भी कोई रीजन हो सकता है जो पैराग्राफ गिरता जा रहा है, क्या स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, स्टूडेंट तो पढ़ाई करते ही हैं, ऐसा नहीं। अगर नहीं करते तो फिर 11 का भी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा गलती है हिंदी मीडियम वालों का भी, बट वही है, उनको बढ़ावा भी फिर कोचिंग वाले ही देते हैं कि अरे हो जाएगा, ऐसे ही होता है, तुम्हारा भी हो जाएगा। बस आप भैया क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए अब क्या है ना कि एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं लाई करता है, ठीक ना। और हाँ, कहीं ना कहीं जो सीनियर रैंक पे ऑफिसर होते हैं, जो इसके इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो सब हिंदी पर से थोड़ा सा ट्रस्ट जो होते हैं ना, उसके लगता है कि ये हिंदी मीडिया से है, हिंदी बैकग्राउंड से पढ़े लिखे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, तो इनके पास वो टैलेंट नहीं है जो इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे के पास है कहीं ना कहीं। तो वो उसको एक मतलब हम एक कह सकते हैं प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को। ये मेरा एक कहना है। अभी फिलहाल में मैं स्टडी मटेरियल पे जाऊँ तो स्टडी मटेरियल में क्या कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा भैया? देखिए, स्टडी मटेरियल की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ जो बच्चे मैक्सिमम आते हैं मुखर्जी नगर में, वो एक लोअर बैकग्राउंड या मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। यहाँ पर कहने का तो हमारा राजभाषा हिंदी है, लेकिन आप यहाँ पर भी देखिएगा ना, बहुत बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम को ऐसे हीन भावना से देखते हैं जैसे इसको कुछ आता ही नहीं है। सेम कंडीशन गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करता है। जो इंटरव्यू में बच्चे जाते हैं या फिर जो मेंस हिंदी में लिखते हैं, उसके लिए वो दोहरा रवैया अपनाते हैं। मटेरियल की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक कि अंग्रेजी मीडियम का अगर आप कोर्स देखिएगा तो 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे 18 महीना 22 महीना पढ़ाता है। बहुत बड़ा टर्म ड्यूरेशन हो जाता है। बिल्कुल, उससे ज़्यादा मटेरियल पढ़ाया जाता है। टू द पॉइंट जो है, फोकस अगर किया जाए बच्चे पे तो रेशियो सिलेक्शन का ज़्यादा होगा। ऐसा कोई मटेरियल बदलने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी जो रिक्वायरमेंट करता है, कोचिंग में पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन उसको परोसने का तरीका अलग होना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे भैया स्टडी मटेरियल के बारे में? स्टडी मटेरियल का तो अभी ऐसा है कि अभी दोनों मीडियम के लिए बराबर उपलब्ध है। बस वही है कि अब आप ज्ञान बहुत सारा प्राप्त करने से अच्छा है कि आपको फैक्ट पता होना चाहिए, टू द पॉइंट पता होना चाहिए सब बात। तो इसमें थोड़ा बहुत है कोचिंग का भी, हमको तो लगता है बस यही कोचिंग का थोड़ा बहुत है, उनको अपना वो तरीका बदलना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये जब रिजल्ट आता है तभी ये मुद्दा उठता है। ऐसा हो कि अगर ये मुद्दा सालों भर चले, बहुत लंबा खींचे, तो कोचिंग वाले भी अपना थोड़ा बहुत बदलेंगे। बट वही है, रिजल्ट आया तो ये मुद्दा उठे। डिपेंड करता है कि अभी थोड़ा सा माहौल गर्म है, आक्रोश देखने के लिए मिला है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को, क्योंकि इंग्लिश माध्यम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनका तो सिलेक्शन फर्स्ट रैंक से लेकर 100 तक होता जा रहा है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्या हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों को भटकाया जा रहा है, एक तरह से रास्ते से डिवाइड किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, एक मिडिल फैमिली से, ग्रामीण इलाके से बिहार यूपी के मैक्सिमम बच्चे यहाँ रहते हैं। एक मोटी गाढ़ी कमाई जो अपने ज़िंदगी का माँ बाप कमाते हैं वो बच्चे को देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है बच्चे के साथ। मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये बात नहीं है कि अंग्रेजी मीडियम वाला चांद पे जाके मेहनत कर रहा है और बिहारी सब, यूपी सब मेहनत नहीं कर रहा। मेहनत उससे ज़्यादा करते हैं, फिर भी सिलेक्शन रेशियो कम है। उसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन है कोचिंग का। मेन कारण उसका यही है और कोई कारण नहीं है। जहाँ तक स्टडी मटेरियल का बात है, पढ़ते उससे ज़्यादा है हम लोग, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक आक्रोश की आप बात किए हैं, एक समग्र आंदोलन इसके लिए चलना चाहिए। 2 बच्चे 4 बच्चे आज नाराज हैं, उससे क्या हो जाएगा? इस बार 11 सिलेक्शन हुआ, अगले बार 0 हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग? इस बार मात्र 11 का सिलेक्शन हुआ है।
टोटल बताइए भाई, 700 से ज़्यादा सीट था यूपीएससी में, उसमें 11 हिंदी मीडियम के बच्चे, मात्र 11 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 11 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 10% से भी कम है, तो वही तो कह रहे हैं, 10% से भी कम है। और दूसरी चीज़ है कि यदि मतलब कि एक कहावत है कि इंडियंस ग्रो तो इंडिया ग्रो करेगा, लेकिन जब आप जो कोर इशू है कि आप लैंग्वेज पे काम कीजिए, आप इसको प्रमोट कीजिए। जब आप हिंदी को विलुप्त हो जाते हैं, जैसे संस्कृत देखिए लगभग ख़त्म हो चुके हैं, अब आप हिंदी को भी नहीं बचा पाएंगे तो फिर तो पूरा वेस्टर्न और पूरा जो भी है, फिर तो जो इलीट क्लास के फैमिली के बच्चे हैं, जो सीबीएसई से आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं, जो कहीं बाहर पढ़ते, उनके सिलेक्शन हो जाएंगे, और जो मतलब लोकल एरिया से पढ़े हुए, गांव के स्कूल में पढ़े हुए, उनकी सिलेक्शन नहीं होगा। तो कोर इशू पे जो है ना, सरकार को ज़्यादा काम करनी चाहिए। इस फील्ड में भैया आप में से किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया हो कोई भी? नहीं अभी तक। हाँ मैंने बीपीएससी का एक बार दिया है। नहीं, बेसिकली हम लॉ बैकग्राउंड से है, तो हम लॉ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, अभी देखिएगा यूपीएससी की जो कमेटी है, एक आयोग है, उसका क्या कहना है? उसका कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे पढ़ते कम हैं, इस वजह से सिलेक्शन कम होते हैं। जो इंग्लिश माध्यम वाले स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, और फिर इधर साइड में उनको पढ़ने में ज़्यादा सफिशियंट रहता है, तो इस वजह से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज़्यादा जाते हैं। क्या इस बात पर आप क्या मतभेद रखना चाहिए? थोड़ा मोड़ा तो सही बात है ये। देखिए, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे जो मैक्सिमम, या फिर हिंदी मीडियम से भी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनको कॉलेज में इस तरह प्रिपेयर कराया जाता है, उनको पेपर लिखना सिखाया जाता है। 4 साल में वो बहुत सारे पेपर, मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, तो उनमें लिखना सिखाया जाता है। हम लोग के बच्चे में अभी आप एजुकेशन सिस्टम को अगर देख लें तो ग्रेजुएशन के लेवल पे आप चले जाएं तो 10 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें से आप रट लीजिए 3-4 क्वेश्चन, उसी में लिख के ग्रेजुएशन पास कर जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं मुखर्जी नगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करने। तो थोड़ा थोड़ा तो फ़र्क है प्रिपरेशन में, बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा डिपेंड है। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अभी तक मैक्सिमम आईआईटीएन सब टॉप कर रहे हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ यूपीएससी में टॉप कर रहे हैं। तो बताइए भाई, जो लेवल सिंपल ग्रेजुएशन करके हिंदी मीडियम से आया, उसका कहाँ से सिलेक्शन होगा? एक मेरा मानना ये है कि जो बंदा अपना डिप्लोमा करके आ रहा है, आईआईटी करके आ रहा है, उसका टेक्निकल फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सारी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यूपीएससी तो एक तरह से प्रीलिम्स को उठाया जाए, मेंस को उठाया जाए, एक जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो कहाँ कमी रह गई है सर हिंदी माध्यम में? सबसे बड़ी कमी प्री में है, आप ये समझिए ना। आप रिजल्ट उठा के देखिए, प्री ही नहीं हो रहा है भाई हिंदी मीडियम का, और उसका रीज़न है सीसेट। आपको पता होगा, जब सीसेट का आंदोलन चल रहा था इस मुखर्जी नगर में, सीसेट जब आया था तो उससे पहले क्या होता था, एक जीएस पोर्शन को प्री में ज़्यादा महत्व था। आज क्या है, बच्चे वो वाला सेक्शन जो है जीएस वाले, वो पास कर जाने के बाद सीसेट में फेल कर जा रहे हैं। उसका क्या रीज़न? हम बनने आए हैं आईएएस, एक मतलब कह रहे हैं, या फिर पीसीएस का तैयारी करते हैं। जो कोर सिलेबस है उससे हट के सीसेट शामिल किया गया, मैथ, अंग्रेजी, रीजनिंग, उसी में बच्चे फेल कर जा रहे हैं। प्री ही पास नहीं करेंगे तो मेंस कहाँ से लिखेंगे? मेन वही है बात। एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा भैया, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और थोड़ा कहाँ से रहने वाले हैं वो बताइए। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मेरा हिंदी माध्यम। मेरा भी हिंदी माध्यम है। बिहार के हम लोग मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट चौसा से हैं हम लोग। हाँ, हम भी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से ही है। मेरा बैकग्राउंड ड्यू से हम पढ़ रहे हैं, ड्यू से लॉ कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि इन्होंने जो कहा आईआईटीएन जो आता है, लेकिन देखिए हमारा क्या है कि जो बैचलर स्टडीज आप जब उसका कोर्स करिकुलम देखेंगे तो उनका आउटडेटेड है, बिल्कुल आउटडेटेड। 90-50, 90-60 का हम कोर्स को आज भी फॉलो कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, तो वो उसमें तो बिल्कुल चाहिए। और जो आईआईटीएन होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, हर एक चीज़ में उनकी अव्वल होते हैं। अब 4 क्वेश्चन आप तो चाहे तो कोई रेखा के इस पेपर पढ़ लीजिए, अलका पढ़ लीजिए, कुछ भी बस ऐरी तैरी करके भी आप 60%, 65% ले आ रहे हैं और डिग्री मिल जाए, तो आप इससे बैचलर डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन बैचलर जैसी नॉलेज तो नहीं मिले। और बैचलर इन द सेंस कि आप मैच्योर हो गए। मैच्योर क्या होनी चाहिए कि वो आपके हर एक चीज़ में दिखनी चाहिए, एजुकेशनली दिखनी चाहिए, एकेडमिकली दिखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखती। तो उसके कारण से भी यूपीएससी में रिजल्ट लैक कर जाते हैं, जो एक सोल मतलब कंसर्न है। तीनों भैया एक तरह से अभी इस लेवल पे हैं कि आप बिगनर्स को एक अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगर बिहार का कोई भी स्टूडेंट आपको देख रहा हो या अभी देखने वाला हो, तो आप उसके लिए क्या देना चाहेंगे कि यूपीएससी के फील्ड में आने से पहले इन चीज़ों पे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, इन चीज़ों को भी सीरियस लीजिएगा, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है? सबसे पहले तो जो भी बच्चे ये देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ आने से पहले ज़रूरी है उसका फाउंडेशन, एक बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी जो भी सर सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, उससे पहले डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन कोचिंग लेने से कोई फ़ायदा नहीं है।
2 लाख रुपया बर्बाद होगा, यहाँ रहने का अलग खर्चा है, उसके बाद कोचिंग करते करते थक जाता है बच्चा, छोड़ देता है कोचिंग। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, एक जीएस लेवल तक उसको नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको कोचिंग हेल्प करेगा, बस सिलेक्शन नहीं दिला सकता है वो, आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। इसलिए प्री लेवल का तैयारी खुद से करना चाहिए हर बच्चे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए होता क्या, इसी में हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। जैसे यहाँ आ गया 2 लाख 2.5 लाख रुपया दे के एडमिशन करा लिया। अब क्या होता है कि आज जो पढ़ाया फिर कल भी क्लास है, आज का चीज़ उसने आज कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसके कहीं फाउंडेशन कमजोर है, बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो अब उनको धीरे धीरे होते क्या है कि 6 महीने बाद उनको अब फाड़ी लगने लगता है। फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, पूरी तरह से आप अपने आप को सर्टिफाई कीजिए। आप सिलेबस ऑनलाइन मिलते हैं, सारे जगह मिलते हैं, आप उसको देखिए, समझिए कि हम इस सिलेबस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप जब लगता है कि नहीं अब हमको चाहिए एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत, तब आप कोचिंग में जाइए, ज़रूर जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि विदाउट कोचिंग भी रिजल्ट होते हैं, बिना कोचिंग के में भी रिजल्ट होते हैं। तो दोनों माध्यम आप चाहे तो दोनों में चुन सकते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसको एक मंथली बजट कितना लेके चलना है, कम से कम में कितने में मैनेज हो सकता है सर? 8 से 10 हज़ार तो यहाँ रहने का हो ही जाएगा। अगर हाँ कम से कम इतना तो लाना ही पड़ेगा। टाइम पीरियड अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको तो कोचिंग का ही टाइम 18 से 24 महीने का है, तो उस हिसाब से तो आपको 2 से 2.5-3 साल तो रहना ही पड़ेगा। फिर देखिए भैया जैसे बोले कि 8 से 10 ये तो ज़रूरी है ही। टाइम पीरियड की जहाँ तक बात है तो मैं फिर उसी पे आना चाहूँगा। जो भी बच्चे यहाँ आए वो बेसिक्स क्लियर करके आए, तो वो यहाँ पे जो कोचिंग है उनका हेल्प ले सकते हैं, जैसे ऑप्शनल पढ़ने के लिए या फिर जीएस पढ़ने के लिए। तो 2 साल के आसपास लग ही जाते हैं कोचिंग में पढ़ने में। उसके बाद तैयारी, उसके बाद एग्ज़ाम देना, ये सब में 3 साल का प्रिपरेशन है मैक्सिमम। अगर जो बच्चा कोई बच्चा देखिएगा ग्रेजुएशन के साथ ही निकाल लेता है। सर बीपीएससी का आप एग्जाम दे चुके हैं, तो बीपीएससी में कहाँ आपको कमियां देखने के लिए मिली जहां आपको अभी और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? मैंने 65वीं का मेंस दिया था तो उसमें हुआ नहीं दिया है सर आपने? बीपीएससी का, तो उसका सबसे डिसाइडिंग फैक्टर था मैंने बेसिक्स खुद से ही पढ़े, कहीं कोचिंग नहीं किया था मैंने। हाँ सब कुछ। अब यहाँ पर कोचिंग हम ज्वाइन किए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल का पढ़ने आए हैं। तो उससे पहले जहाँ तक वहाँ मेरा मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं आए जिसके वजह से नहीं हुआ। तो वही है, बीपीएससी और यूपीएससी का लेवल बहुत जुदा है। बीपीएससी अलग लेवल पे है, यूपीएससी अलग लेवल पे है, लेकिन फिर भी बच्चे को सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कोई भी बच्चे रहे खुद से पढ़ें, बेसिक्स क्लियर करें, तभी समझ में आ सकता है आपको क्या है नहीं है। उसके अलावा कुछ नहीं है ये सब। ये भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरह से न्यू बिगिनर्स को अपनी तैयारी करनी है और किस तरह से किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। आपको एनसीईआरटी को बेसिक से लेके चलना है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं और सीनियर स्टूडेंट से कि क्या उनकी राय है, ठीक है। तो हमारे साथ में एक और सीनियर भैया हैं जो कि दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं भैया से दिल्ली के एनवायरनमेंट के बारे में कि अगर कोई न्यू बिगिनर अगर दिल्ली में आके अपनी तैयारी करता है तो किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है उसको। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद पाल है, मैं मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। मिर्ज़ापुर से हैं। उत्तर प्रदेश? हाँ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। भैया मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, अनुपम कुमार मेरा नाम है। भैया आप भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं? अभी फ़िलहाल आए, हाँ अभी स्टार्ट। हम भी यूपीएससी की ही शुरुआत करने आए, अभी बिगनिंग है। एक तरह से कोई स्टूडेंट दिल्ली में आता है तैयारी करने के लिए, क्या अभी सारी कोचिंग खुल गई हैं या फिर अभी कुछ कोविड की गाइडलाइंस की वजह से नहीं खुली है? नहीं, एकदम सारी कोचिंगें खुल गई हैं। अब तो ये भी ऑफलाइन की क्लासेस भी अनाउंस हो गया है कि कब से चलनी स्टार्ट ही होंगी। और यहाँ रहने होने का भी सब कुछ मतलब व्यवस्था पहले की तरह से बिल्कुल एकदम अच्छी से हो गई हैं। अब ना कोई मतलब कुछ भी कोई गाइडलाइन भी ये भी नहीं है कि प्रिकॉशन भी नहीं है कि आपको ऐसे आना है ऐसे नहीं आना है। कोई भी कहीं से भी हो आए आराम से। और लेकिन लाइब्रेरियाँ भी सारी खुल गई हैं? हाँ लाइब्रेरी तो पहले भी खुली थी, लाइब्रेरी बिल्कुल बंद नहीं थी। अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो उनको ये ज़रूर मतलब किसी डायरेक्ट मतलब कोई अननोन पर्सन मिलने से अच्छा है कि किसी स्टूडेंट से मिले। पीजी में रहना हो, कहीं रूम पे रहना हो, तो किसी एक विद्यार्थी से मिल के उसके बारे में, यहाँ के बारे में जानना चाहें कि हम रहें कहाँ और कहाँ पढ़ें कहाँ ना पढ़ें। और बाकी रोड पे जो घूमते हैं वो भी सजेस्ट अच्छे करते हैं, लेकिन उनमें से 100 में से 10 ही सही सजेस्ट करेंगे, 90% लोग सजेस्ट अच्छे नहीं करेंगे। भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर आपको ब्रोकर से बचना है और जहाँ पे जो लोग मतलब आपको ठगते हैं या पैसा लूटते हैं उनसे बचना है तो आप डायरेक्ट किसी को स्टूडेंट से कांटेक्ट करो कि मैं यहाँ पे नया आया हूँ, क्या मुझे रूम मिल सकता है, तो स्टूडेंट आपकी 110% हेल्प करेगा। भैया ने वो एकदम सही डायरेक्शन देंगे आपको कि कहाँ रहना है, पीजी में रहना है कि नहीं, पीजी में रहोगे तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, रूम पे रहोगे तो क्या फेस करना पड़ेगा, कितनी दूर कोचिंगें मिलेंगी, कितनी दूर मतलब कौन से टीचर कहाँ से मिलने चाहिए, किससे इंडिविजुअल पढ़ना चाहिए हमें कि पूरा मतलब एक साथ कोचिंग ले लें। ये सब चीज़ें मतलब ज़रूर। भैया
मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वो आपको कहाँ से आता है? वो सेल्फ से होना चाहिए। अगर नहीं, अगर सेल्फ से है तो आप, जैसे आपसे मैं कुछ कहूँगा, आप जुनून में आके एक दिन काम करोगे, फिर जुनून ख़त्म तो काम ख़त्म। तो जुनून नहीं होना चाहिए यूपीएससी के लिए। जुनून नहीं, लोग कहते हैं कि जुनून होता है, हमारा मानना बिल्कुल गलत है। कि मैं चाहता हूँ कि पेशेंस होना चाहिए, एकदम धैर्य होकर आराम से रोज़ कंटिन्यू 8 घंटे कम से कम तो पढ़ाई करना ही है, पक्का निकल जाएगा। भैया आप खुद से तैयारी करते हैं या कहीं कोचिंग ज्वाइन की है? अभी तो मैं फ़िलहाल खुद से ही सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। अगर हो सकता है मतलब अनअकैडमी का थोड़ा सहारा लेता हूँ, और मुझे लगता है कि इसी से हमारा हो जाएगा। इससे टाइम हमारी, एक्चुअली मेरी टाइमिंग इससे बचती है। मैं कोचिंग जाऊँगा 6 घंटा, कोचिंग जाऊँगा 2 घंटे आने जाने में, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, और मैं पढ़ूंगा सेल्फ से तो बहुत सारी चीज़ें। कोचिंग जाने से सिर्फ काम नहीं होगा, पढ़ना तो मुझे ही पड़ेगा, कोचिंग भी जाएंगे भी तो। अब तो गाइडलाइन लोग यूट्यूब पे भी बता देते हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट से मिल के ले लो, और कुछ जो सिलेक्टेड इंसान है उनका इंटरव्यू होता है उनसे सीख लो। यही हमारे मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी आप, एक कहावत नहीं है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर आपको कुछ सीखना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो, अगर अपनी गलतियों से सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। क्या बात है, इसे बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होना, जिंदगी का अनुभव होना। भैया ने आप लोगों को बताया कि जिस तरह से चाणक्य कहते हैं कि आपको अगर सीखना है तो आप दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप गलती करके खुद ही उस चीज़ को सीखो। अगर ये सब गलती करके आप सीखोगे तो आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। बहुत छोटी उम्र है, और बहुत भी ज़्यादा छोटी नहीं है कि आप हर गलती को ना करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों से अनुभव लेना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुद अनुभव करना चाहिए। अब डिपेंड क्या करता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किससे अनुभव लें और किसका अनुभव हम खुद करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिएगा सर ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और आइए थोड़ा उधर साइड में 2 स्टूडेंट और बैठे हैं, थोड़ा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं उनसे थोड़ा यूपीएससी के बारे में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।